Today, as we all know about our topic of time management in CSS, from my side, time management is more than just managing the time. Cut the chase, and we have to go with the strategies. And I have divided this session in two sections, one for the preparation and the second time managing in during your papers. You have only 24 hours a day. You have so much things other than CSS. But first, your passion matters as well with your health and your family and your miscellaneous routines. Just divide your day or 24 hours in three sections. It was my routine when I was preparing for CSS, and it was whole, I guess. Just divide your day, give preparation 8 to 10 hours, and let's decide how to divide it, how to divide these 8 to 10 hours in your whole 24 hours with your health and with your commitments. देखिए, जब आप CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब सबसे पहले ये होता है कि स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि 11 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं, इतने मार्क्स हैं, इस तरह लेने हैं, किस तरह अचीव करने हैं। ये सारी चीज़ें आपकी नर्व्स पर आ जाती हैं। इसके लिए ट्राई टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, रियलिस्टिक टारगेट्स। फर्स्ट, जब आप सुबह में उठते हैं, नमाज अदा करते हैं और तिलावत करते हैं, और फिर उसके बाद जब आप एक रूटीन सेट कर रहे होते हैं, इस सब में आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सबसे पहले आती हैं। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, आप कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं कर सकते। आप दिन के टाइम जागें, सुबह में नमाज फजर अदा करें, उसके बाद आपका माइंड होगा फ्रेश। जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो तब आप काम करते हैं अपने माइंड के साथ। आपका माइंड पीक पर होता है, और तब आप अगर कोशिश करें तो आपकी, लेट्स टेक करंट अफेयर्स फॉर दिस। एंड करंट अफेयर्स में ये होता है कि आप लें न्यूज़पेपर। ज़रूरी नहीं है आप यूँ समझें कि पूरा के पूरा न्यूज़पेपर ही आ जाएगा और आपने आज ही सारा पढ़ देना है और उसका क्रैम कर लेना है उसको। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। CSS के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने की भी एक स्ट्रेटेजी है CSS के लिए। उसमें क्या है, अगर आप सबसे पहले एडिटोरियल्स के लिए जाएं, ओपिनियंस के लिए जाएं, उसमें आप हाईलाइट करते जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करें। एक दफ़ा आप आर्गुमेंट्स, सजेशंस सब कुछ पढ़ें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, या you have no interest anymore in editorials or opinions, just go for the front page or the last page of your newspaper. इससे ये होगा कि आपको हाइलाइट्स मिल जाएंगी कि आपकी डे टू डे कंट्री में या अब्रॉड, इंटरनेशनल, जो भी है, जो जैसा भी है, उसमें क्या चल रहा है। जब आप वो हाइलाइट्स ले लेंगी तो उसके साथ ये होगा कि आप उसको पेन डाउन करते जाएं साथ साथ, और नेक्स्ट डे आप उसे ब्रशअप कर लें। फिर उसके बाद आप ब्रेक लें, एक प्रॉपर ब्रेक लें, अपनी मील्स को दें, नमाज अदा करें, घर वालों के साथ बैठें थोड़ी सी देर, और
फिर उसके बाद आप दोबारा अपने पैशन की तरफ आ जाए। आप दोबारा अपने करंट अफेयर्स को, या फिर अगर आप साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स ले लें, या फिर आप अपनी जो वोकेबलरी है उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो साथ साथ ये करते जाएं कि आप वोकेबलरी के वर्ड्स को हाईलाइट करते जाएं। अपने साथ एक पेपर या A4 साइज पेपर या रजिस्टर या पार्टीशन डायरीज आपकी जिस तरह होती हैं, आप वो बना लें हर सब्जेक्ट के लिए, और हाईलाइट करते जाएं हर न्यू वोकेबलरी को, हर एक नए लफ्ज़ को, उसके साथ उसके मीनिंग्स आप लिखते जाएं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काम करें आप अपने। अब जब आपकी ज़रूरी नहीं है पूरे दिन में आप सिर्फ CSS को ही फोकस करें, आपकी मिससेलेनियस एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, कभी यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू आर नॉट ओके विद योर स्टडीज, just go try to meet your friends, your circle, your relatives. जब आप फोकस हो रहे हैं CSS के लिए, तब सबसे पहले आपका जो फ्रेंड का सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, उसको छोटा कर दें। जो शॉर्टन इट, 2 से 3 दोस्त, 2 से 3 आपके रिलेटिव्स, 2 से 3 घर वाले, जो भी हैं, वो इस तरह के हों कि वो आपको मोटिवेट करें, आपके साथ डिस्कशन करें, आपके साथ इस तरह की डिस्कशन करें कि डेली रूटीन में क्या हो रहा है। इवन अगर कोई आपको ये भी बता रहा है कि आज सारे दिन में उसका टाइम टेबल क्या रहा है, आप वो सुने, आप उस पर फोकस करें, और फिर उसके बाद उसको शेयर करें कि अगर आपकी एबिलिटीज इस तरह से, या आपकी प्रिपरेशन, आपका पैशन इस तरह की इजाजत नहीं देता, तो जस्ट शॉर्टन दैट। 2 से 3 फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन आपका बहुत है, वो भी इतना रखें कि वो आपको मोटिवेट करे, आपको पैशनेट रखें। नेक्स्ट 2 से 3 आवर्स जब आप अपने करंट अफेयर्स पे काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपकी एबिलिटी शार्प करती है एनालाइजिंग की, क्रिटिसाइजिंग की। जब आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि एडिटोरियल्स को देखें, इकोनॉमी का पेज देखें, बहुत हॉट टॉपिक है पाकिस्तान के लिए, और उसमें यह है कि मोर देन पाकिस्तान यू नो मच बेटर, आप ये जानते हैं कि आपका लिंक जो है इकोनॉमी में कौन सी कंट्री के साथ किस तरह कैसा चल रहा है। जब आप ये पढ़ते हैं, तो व्हेन आई वाज डूइंग माय BS, मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे एक लाइन कोट की थी, और वो ये थी कि रीड बिटवीन द लाइंस। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ कि रीड बिटवीन द लाइंस, यू हैव टू चेज द हिडन मीनिंग्स। आपको सारी बातें, हर एक चीज साफ साफ अल्फाज में नहीं बता दी जाती कि आप उसको क्रैम ही कर लें। जब आप स्टडी आउट कर रहे होते हैं न्यूज़पेपर को या बुक्स को या जो भी चीज आप देख रहे हैं, अगर आप टेलीविजन पे कोई तज्जिया सुन रहे हैं, तो आप उनके अल्फाज पे गौर फरमाएं, फोकस रहें, ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सकें कि either you have to go for another program or just go and hold on with your books. मिसलेनियस कमिटमेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दोस्तों के पास ही जाएं, आप मूवीज़ देखें, आप सीजन्स देखें, नेटफ्लिक्स करें, लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि अगर आप पैशनेट हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो जो भी चीज़ देखें, जो भी चीज़ पढ़ें, जहाँ भी बैठें, आप ये देखें कि वो आपके पैशन के साथ लिंक करें। नेटफ्लिक्सिंग कर रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि काइट रनर में अफगान वॉर स्टार्ट हो गई थी, ऑन एक्सप्लोडिंग मैंगोज में जिस तरह ज़ियाउल हक को शहीद किया गया था, इस तरह के अगर आप नॉवेल्स पढ़ें,
ये आपको लिंक कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री ब्रशअप हो रही है। और ये सारी चीज़ें आपकी CSS में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि हर एक चीज़ जो भी है वो आपको हिस्ट्री से रिलेट करे या एनहांस करे, आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हों। बहुत सी जगहों पर ये होता है कि बुक्स में भी सही बातें नहीं लिखी गई होती, तो जब बुक्स आप चूज कर रहे होते हैं उसके लिए आप अपने एस्पायरेंट्स जो हैं, जो भी हैं सीरियस एस्पायरेंट्स, वो अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहें। आप उनके साथ शेयर करें कि जी ये मैं बुक ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्या ये मुझे सूट करेगी या नहीं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सारा दिन आपका गुजर रहा है और गुजरते गुजरते रात हो गई है और आपने 8 से 10 घंटे दे ही दिए हैं, जब आप सोने के लिए, नींद आपने अपनी पूरी करनी है, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस आउट तो होना ही नहीं है, जो कुछ भी हो जाए। जब आप सोने के लिए लेटे हैं तो आप ब्रशअप करें कि आज आपने सारे दिन में क्या क्या पढ़ा है या क्या क्या आपको सूट किया है, रिवाइज करें, ब्रशअप करें हर एक चीज। साथ में आप अपने A4 साइज, जैसे मैंने पहले कहा, पेजेस रखें या फिर कोई डिक्शनरी रखें। आप 8 से 10 अल्फाज पढ़ें नए, उनके मतलब देखें, सिनोनियम्स देखें, एंटोनियम्स देखें, या फिर फ्रेजेस की तरफ जाएं। 8 से 10 फ्रेजेस रोज पढ़ ली, देन ट्राई टू गो फॉर मेक sentences. It will build your writing capability, your analyzing capability, and that's all for a day. अब एक गोल्डन टिप मैं आपको दूंगी, वो ये कि जब आप हर एक चीज पढ़ रहे हैं उसके क्रक्स जो है, वो जो आप नोट डाउन कर रहे हैं उसके साथ क्या करें कि रेफरेंसेस देते जाएं, ब्रैकेट में आप लिखते जाएं कि ये चीज जो मैंने आज ये पढ़ी है, ये टॉपिक या ये वर्ड जो मैंने पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री फलानी बुक में इस पेज पर है, या फिर इसको यूं कोट फलाने ने किया है इस जगह पर। आप अगर साथ में ब्रैकेट्स में ये लिखते जाएं तो ये आपको पेपर्स में जब आप रिवाइज कर रहे होंगे और आपके पास पैनिक होने के अलावा या स्ट्रेस्ड होने के अलावा और कोई चांस नहीं होगा, तो तब आप ये चीज जब देखेंगे तो ब्रशअप कर सकते हैं। जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो वो रेफरेंसेस देख के आप वो बुक उठाएं, वो रेफरेंस उठाएं, वो ऑप्शन उठाएं जो आपने ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर रखा है। आप वो हिस्ट्री पढ़ें, you will get more knowledge for this. You will get details, explanations, side by side. These all are necessities in CSS. अब नेक्स्ट जो है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब भी आप CSS के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। अब ये होता है कि 3 घंटे का पेपर है और आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब इसकी तैयारी के लिए आपने क्या करना है कि आपने करंट अफेयर्स के साथ उठा लिया पाकिस्तान अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो डे टू डे आपके जो भी चलते रहते हैं, उसका कोई डिसाइडेड सिलेबस नहीं मिलना आपको कभी भी। जो भी चीज़ चल रही है, जितनी भी चल रही है, वो आपका थ्रू आउट CSS है। इवन एक दफ़ा CSS के एग्जाम्स में ये हुआ था कि एक दिन पहले का केस उठा के पेपर में दे दिया। तो इस चीज़ के लिए आपको साथ साथ टच रहना पड़ता है। अब दो दो हफ्ते आपने देने हैं पाकिस्तान अफेयर्स को, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हिस्ट्रीज हैं जो आपको बहुत ज़रूरत है पढ़ने की। अब आप उसको क्या करें, अगर आप 2 हफ्ते दे रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स को, तो वो टॉपिक्स को आप घंटों पर डिवाइड कर दें। 12 टॉपिक्स हैं, डिवाइड कर दें।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यू हैव टू गो फॉर दीज, यू हैव टू गो फॉर दीज, आपको हर लिहाज से उन चीजों का पता होना चाहिए। Just a saying, you cannot win a war in just one day. You need time and planning. हर चीज प्लान के मुताबिक चलाएं, हर चीज टाइम के मुताबिक चलाएं। टाइम को मैनेज करना, टाइम का प्रॉपर यूजेज जो है वो आप पर है। अगर आप पैशनेट नहीं है, देन गो, यू हैव मोर देन CSS, यू हैव मोर देन एनीथिंग। जो भी आपकी स्किल्स हैं आप उनको देखें। जरूरी नहीं है कि आप CSS ही दें, PMS ही दें, लेकिन अगर आपने सोच लिया है तो फिर स्टिक रहें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें। जब आप एक और सब्जेक्ट अपने साथ मिला ही रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, तो फिर आपको यही करना है कि 2 से 3 घंटे आपने उस सब्जेक्ट को भी साथ साथ देने हैं। और फिर वही टर्म जो मैंने अडॉप्ट की थी वही मैं आपको बता रही हूँ कि टॉपिक्स को डिवाइड कर लें घंटों पे और उनको लिंक करना स्टार्ट कर दें। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो है मोस्टली लिंक्ड हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स। जो कुछ भी करंट अफेयर्स में है मोस्टली पाकिस्तान अफेयर्स में भी होता है। इवन जो पेपर सेटलर्स होते हैं वो आपको अल्फाज जो है घुमा कर दे देते हैं, चीज एक ही दी हुई है। और फिर उसके बाद जो अल्फाज आपको थोड़े से हैवी लग रहे होते हैं वो फिर आप उनके साथ गो थ्रू नहीं कर सकते, पैनिक हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है सारी की सारी। अब जब आप ये कर ही रहे हैं तो फिर मैं तो ये कहूँगी कि टाइम मैनेज करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि यही स्ट्रैटेजी आप लें, आप अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपके लिए इजी टू गो। चीज सिर्फ एक है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपकी स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने साथ या अपनी डिग्री के साथ। आपको वैल्यू का ही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं। CSS को अगर आप एलाबोरेट करें तो ये बनता है लाइफ और डेथ का मैटर। अगर आपने कर लिया है, 3 चांसेस हैं PPSC की तरह, 3 चांसेस हैं। आपने अगर इसको मोल्ड कर ही लिया है, आपने अगर इसके लिए सोच ही लिया है तो देन गो फॉर इट। अगर आप समझते हैं कि आप पैशनेट हैं अपने सुपीरियर सर्विसेज में आने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए अपने आगे। काफी बार ये होता है कि घर वाले यही कहते हैं कि CSS तो वैसे ही प्रिपेयर कर रही हो, PPSC आराम से निकाल लेना है तुमने, उसके लिए भी अप्लाई कर दो। हम ब्राउन फैमिलीज यही करती हैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से। ये हमारी तवक्को होती है कि हाँ ये PPSC भी कर जाना है इसने, हाँ इसने PMS भी कर जाना है, इसने PCS भी कर जाना है। जब ये ऑप्शन B और C होते हैं आपके पास, तो आप फिर ऑप्शन A की तरफ ठीक से तवज्जो नहीं दे पाते। तो आपकी प्रिपरेशन के मैनेजमेंट में टाइम, लाइफ, हेल्थ, नर्व्स, हर चीज आती है। आपकी कमिटमेंट्स आती हैं, हर एक चीज आती है। अब सेकंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट इन ड्यूरिंग योर एग्जाम, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन आपकी प्रिपरेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। 3 घंटे हैं, सभी को पता है। 3 घंटों में आपने 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के करने हैं और आपको 30 मिनट्स मिले हैं MCQs के लिए। इस दौरान में डिस्टॉर्शन ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर होता है, कभी किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, कोई आपके जो
उधर इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि अब इतना टाइम बच गया, यू हैव दीज मिनट्स लेफ्ट। बस ये है कि आपने डिस्टॉर्ट नहीं होना। डिस्टॉर्शन पर तो आपने काम करना ही नहीं है ना, उसे तो एक साइड पर रख दें। 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स, MCQs 30 मिनट्स। आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं, गो फॉर दीज। 10 आते हैं, आप सबसे पहले 10 कर लें। जो नहीं आते, डोंट वेस्ट मोर देन 30 सेकेंड्स ऑन दोज, क्योंकि आपके आगे सिर्फ MCQs नहीं है, आपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ भी जाना ही है। जो आते हैं नहीं आते, जो आते हैं वो तो आपने कर लिए, और जो नहीं आते उसके लिए 30 सेकंड से ज़्यादा मत ज़ाया करें। 20 MCQs हैं, 20 मिनट में आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। CSS में ये नहीं होता कि आपने पूछ लिया कि इसका क्या आंसर है, या फिर चीटिंग कर ली, या फिर सुन लिया और आपको आता है और किसी और ने विस्पर किया कि नहीं इसका ऑप्शन यूं है। आपको जो है सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। जब आप ये 20 मिनट में MCQs कर लेते हैं, तब तक आपको जो आंसर शीट्स हैं और क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए होते हैं। अब क्या करना है आपने, गो फॉर द सब्जेक्टिव 1। सब्जेक्टिव 1 में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप पेपर रीड आउट करें। आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 4 क्वेश्चंस तो हर सूरत ही करने हैं। अब उसमें क्या करना है कि आप पेपर को रीड आउट करें, क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करें, क्वेश्चंस बार 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 पढ़ें, देखें और डिसाइड करें कि आपने कौन कौन सी थ्योरीज के लिए जाना है। 4 क्वेश्चंस आपने डिसाइड कर लिए, गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप बिल्कुल लास्ट पेज पर जाएं अपने आंसर शीट के, उसके ऊपर मेंशन कर दें रफ वर्क, और वहां पर आपने क्या करना है, 5 मिनट दें हर एक क्वेश्चन को कि आप उसकी आउटलाइन बना लें। आउटलाइन में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन होगा, आपकी स्ट्रेटेजीज होंगी, इफेक्ट्स होंगे, आपके सजेशंस होंगे, और आपका कंक्लूजन होगा। बुलेट पॉइंट्स बनाते जाएं साथ साथ कि इंट्रोडक्शन में आपने ये 2 बातें लिखनी है, कॉजेज में आपने ये चीज़ें लिखनी है, इफेक्ट्स में आपने ये बातें बतानी है, सजेशंस में आपने एनालाइज करना है, आपने सजेशंस देने हैं, फिर उसके बाद आपने कंक्लूड करना है। अब इसके साथ साथ बुलेट पॉइंट्स बनाते जाएंगे ताकि आपके साथ जो है ना, ये आपका पेपर सॉल्व हो। पेपर अब आपने सॉल्व कर लिया, अब आपने जाना पेपर की लेंथ पर। स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये मत करें कि जो है ना आपने 50 से 60 मिनट एक ही क्वेश्चन को दे दिए क्वांटिटी की वजह से। नहीं सॉरी, हाँ जी, क्वांटिटी की वजह से। आपने पेपर सॉल्व कर दिए, 4 क्वेश्चन, 20 मिनट्स दे दिए, उसका आपने थ्योरी बना ली, और फिर उसके बाद वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो है ना, आप सारी की सारी स्ट्रैटेजीज, आपकी प्रेजेंटेशन होती है कि आपने ये बातें हर सूरत डिस्क्राइब करनी है। अब एग्जामिनर जो है वो आपका पेपर सारा पढ़ता है, वो जस्टिफिकेशन आपकी सारी देखता है, वो मेहनत देखता है कि आपने वाकई कर भी रखी है कि नहीं। सॉरी, ये आजान हो जाए, देन आई विल गो फॉर फर्दर।
Mahnur bete, are you there? Yes, sir. देखे मैं मैडम का हो गया। No, Meeting no, sir. complete तो उन्होंने अजान ब्रेक ली है। ओके, अजान की वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और अब जो है बिल्कुल हम पेपर की मैनेजमेंट पर चल रहे थे। अब जब आपने 20 मिनट्स में आपने पेपर सॉर्ट आउट कर दिया है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है, जब भी आप क्वेश्चन रीड आउट कर रहे होते हैं, आपको पता है यू हैव टू गो फॉर इट, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बुलेट पॉइंट्स बना लिए, कॉजेज, स्ट्रैटेजीज, सजेशंस, कंक्लूजन, ये आपने पेपर सॉर्ट आउट कर दिया। ये ग्राफ है, ये अगर मैं कहूँ तो गोल्डन टिप है कि अगर आप रफ वर्क में ये सारी चीजें कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग पेपर आप जब लिख रहे होते हैं आप ये भूल जाते हैं कि हमने और भी क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप एक या दो क्वेश्चन को 50 से 60 मिनट दे दिए, आपकी टाइम मैनेजमेंट कोलैप्स कर जाएगी बाकी के क्वेश्चन के साथ। अक्सर स्टूडेंट्स ये होते हैं कि आखिरी जो उनका फोर्थ क्वेश्चन होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो पांचवा क्वेश्चन पे स्टार्ट कर देते हैं, जिसका टाइम मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं बचता उसमें। अब आपने देखा है कि सामने आपकी घड़ी होती है, 15 से 20 मिनट रह रहे हैं और आपने चौथा क्वेश्चन करना है, बेतुका सा जवाब जो कुछ भी आ रहा है जहन में वो लिखते जाएंगे। इससे कभी भी आपको नंबर्स नहीं मिलने, क्योंकि आपकी मेहनत ही नहीं है उसमें, आपके पास उसकी स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास अल्फाज नहीं है उसको गो थ्रू करने के लिए। अब जब आपने अपना रफ वर्क कंप्लीट कर लिया है, अब आपके पास 35 मिनट हैं हर एक सवाल के लिए। 35 मिनट आपकी लेंथ के लिए, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। अब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और ये करते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी रफ वर्क में आपने जो ग्राफ बनाया है, आप उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। आप लिखते हैं, कोई स्टैट आपको याद आ जाता है, कोई फिगर्स आ जाते हैं, कुछ भी आपके जहन में आ जाता है, आपने वो 35 मिनट में ही कंप्लीट करना है। क्वालिटी पे फोकस रखिएगा। अगर आपका एक सवाल 3 पेजेस में आ रहा है तो 3 पेजेस में ही करें, जरूरी नहीं है कि आप उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए चौथा और पांचवा पेज भी कंप्लीट करें। जरूरी नहीं है कि आपको वो आंसर शीट पूरी लिखनी है। एग्जामिनर ने आपकी मेहनत देखनी है, आपकी जस्टिफिकेशन देखनी है, आपकी हैंडलिंग देखनी है क्वेश्चन के साथ। अब उन 35 मिनट में यही होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितना एक्सपांड करना और कितना लमटाइज करना है। लेंथ आप पर होगी, आपके पास फोकस रिजल्ट्स होंगे, आपके पास स्टैट्स होंगे, फिगर्स होंगे, आपके पास जस्टिफिकेशंस होंगे, आपके पास सजेशंस होंगे, और ये सारे के सारा टाइम जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा जब आप अपनी आउटलाइन बना लेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। 35 मिनट्स आर मोर देन इनफ अगर आपको सही से हैंडल करना आता है क्वेश्चन, अगर आप सही से केस की स्टडी करके गए हैं, अगर आपने सही से प्रिपरेशन की है, अगर आपने सही से टाइम मैनेज किया है, तो आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपका जो पेन है, वो चलता रहेगा और आप इस पहेली को भी सुलझा जाएंगे। तो सीएसएस जो है, इसको नर्व्स पर लेने से ज़्यादा बेटर है कि अगर आप टाइम मैनेज में आए और हर एक चीज़ को, अपनी लाइफ को भी साथ लेके चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें और किताबों में घेर लें, लाइब्रेरी में बैठे रहें कि आपको लाइब्रेरी से निकालना पड़े। ये सारी चीज़ें नहीं होती। न्यूज़पेपर्स हैं आपके पास, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अपनी लाइफ को मत छोड़ें, नर्व्स पर मत लें, स्ट्रेस आउट ना हो, रिलैक्स रहें, आराम से 8 से 10 घंटे प्रिपरेशन, उस सूरत में कि अगर आपके पास 6 से 7 महीने हैं। लिंक्ड आपके सब्जेक्ट्स हैं, लिंक्ड आपकी जो लाइफ है, आपके सर्कल है, हर एक चीज़ अगर इंटरलिंक्ड रहेगी तो आप आराम से इसके साथ चल सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
और मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ सीएसएस के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। और आपकी 18 से 30 साल की उम्र में या आप बन जाते हैं या आप बिगड़ जाते हैं। तो अपने आप को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप ही के काम आना है। टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड and in CSS preparation. Thank you, sir, and thank you all.